जेपीएससी की 19 सितंबर को होगी संभावित परीक्षा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक। करीब 3.69 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया अकबरी। चुनाव में नक्सली से मदद लेने का था आरोप। राज्य व्यवहार न्यायालय से बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी। आदिवासी युवती से दुष्कर्म का आरोप। देवघर एम्स के ओपीडी में चिकित्सा परामर्श की हुई शुरुआत। रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे कई लोग। पहले दिन ही अस्पताल में लगी भीड़। धनबाद में कोलकाता से गैर चौरी महारानी बस से 30 देशी बम बरामद। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर जिला पुलिस की कार्रवाई। और लातेहार के चंदवा में जंगली हाथियों का आतंक। चकला पंचायत में वृद्ध महिला को कुचला। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। नमस्कार, स्वागत है आपका अपन झारखंड में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग में ली जाने वाली 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संभावित 19 सितंबर को होगी। बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। बता दें कि बीते दिनों आयोग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी और पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि यदि आयोग 12 सितंबर को परीक्षा किसी कारणवश नहीं ले पाता है तो परीक्षा 19 सितंबर को भी ली जा सकती है। और ऐसे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 19 सितंबर के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग को उपलब्ध कराए। बता दें कि एक साथ 4 सिविल सेवा के लिए निकाले गए विज्ञापन में करीब 5 लाख के अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। स्क्रूटनी करने के बाद करीब 3.69 लाख के अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने योग्य पाए गए थे। और बता दें कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग द्वारा संयुक्त रूप से 4 सिविल परीक्षाओं के माध्यम से कुल 252 पदों पर नियुक्ति की जानी है। लेकिन वो शायद 19 हो जाएगा। अभी जब जेपीएससी ही घोषित करेगी उसके लिए जेपीएससी ऑथराइज है। लेकिन तैयारी कैसे होना है यहाँ के जेपीएससी में सेक्रेटरी सर होंगे, उनसे जाके कैसे एग्जाम का तैयारी कैसे होना है, प्रशासनिक तैयारियां जिला में किस तरह होगी, सेंटर का निर्धारण कैसे होना, उसी सब पर था। उसके लिए तारीख को लेकर तारीख शायद 19 भाई। आइए आपको बताते हैं कि जेपीएससी की परीक्षा के बाद किन पदों पर नियुक्ति होनी है। तो बता दें कि उप समाहर्ता यानी 44 और डीएसपी 40, जिला समादेष्टा 16 और कारा अधीक्षक 2 और सहायक नगर आयुक्त 65 पद हैं। यानी झारखंड शिक्षा सेवा के लिए 41 पद है और अवर निरीक्षक राजस्व 10 है और कृषि पशुपालन और सहायक निबंधन के लिए 6 पद हैं और सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक के लिए 2 है। नियोजन पदाधिकारी 9 और प्रोबेशन पदाधिकारी 17 पद हैं जो शामिल हैं। तो जेपीएससी में इन पदों की नियुक्ति होगी। तो जेपीएससी की परीक्षाएं की जो संभावित है वो बताते चले कि 19 सितंबर को ली जाएगी। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग में जो ली जाने वाली 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संभावित 19 सितंबर को होगी। वहीं बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। तो बता दें कि हालांकि बीते दिनों आयोग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी और आज इस जेपीएससी बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हमारे साथ लाइव चैट पे। संदीप,
क्या अहम फैसले लिए गए इस जेपीएससी बैठक में परीक्षाएं को लेकर? जी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी का एग्जाम अगले माह होना है और जो संभावित तिथि थी वह 12 सितंबर थी, पर अब उस तिथि में थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो संभावित तिथि दिख रही है वह 29 सितंबर संभावित लग रही है। क्योंकि आज जो बैठक थी जेपीएससी कार्यालय में, उसमें आज जितने भी सारे जिले के जो नोडल पदाधिकारी हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी के साथ जेपीएससी कार्यालय में आज बैठक की गई है। और इस पूरे एग्जाम के बारे में बात करें तो पहले जो संभावित तिथि 12 तारीख रखी गई थी, उस दिन अन्य कई एग्जाम हो रहे हैं, जिसको देखते हुए एक तरह से कहा जाए कि संभावित तिथि 29 को लेकर तैयारी चल रही है। और जितने भी आज जिला शिक्षा पदाधिकारी या नोडल पदाधिकारी पहुंचे थे, उनसे राय मशवरा किया गया है कि क्या 29 तारीख को जितने भी एग्जाम होंगे तो सेंटर की क्या उपलब्धता है, और इन सब सारे चीजों को लेकर आज बैठक में विचार विमर्श हुआ है। हालांकि जो नोटिफिकेशन है अब तक जेपीएससी की तरफ से जारी नहीं किया गया है, संभवतः शाम या कल सुबह इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी और जो एक्सपर्ट तिथि है वह निर्धारित हो जाएगी। पर अब तक यदि संभावित तिथि की बात करें तो 29 सितंबर संभावित बताई जा रही है। और इस पूरे परीक्षा में यदि बात करें तो लगभग 5 लाख से ऊपर जो अभ्यर्थी हैं वे आवेदन दिए हैं, जिसमें स्कूटनी करके लगभग 3.5 लाख के करीब जो छात्र हैं वे पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे एग्जाम में। तो अब देखना होगा कि जो फाइनल तिथि है उसका निर्धारण कब तक जेपीएससी के द्वारा किया जाता है। जी चलिए, बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में नक्सली समर से सहायता से लेने के मामले में आरोपी पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है और पूर्व सांसद अजय कुमार ने अदालत में अपने आप को बेगुनाह बताया था। मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, विमल कुमार, बबीता जैन और विक्रम सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। न्यायालय में डॉक्टर अजय कुमार जी की पेशी थी, उसमें आज उनको फैसला सुनाया गया कि वो साक्ष्य के अभाव में बरी किए जाते हैं। क्या मामला था ये वर्ष 2011 में इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुआ था कि ये नक्सली समर से चुनाव में मदद लिए थे, यही आरोप लगा था। लेकिन बाद में इनको कोर्ट ने पाया कि नहीं, ये निर्दोष हैं, साक्ष्य के अभाव में इनको बरी किया गया। कोलकाता के बाबूघाट से बिहार के गया जा रही महारानी एक्सप्रेस बस से आर्मी इंटेलिजेंस ने भारी मात्रा में बम बरामद किया है। यात्री बस में बम होने की सूचना मिलने पर पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस ने बस का पीछा कर कुल्टी थाना की मदद से झारखंड सीमा पर डीवोडी के पास बस को रोककर तलाशी ली। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार के खिलाफ वारंट जारी किया गया। राज्य पुलिस सुनील तिवारी को गिरफ्तार कर सकती है। सुनील तिवारी पर आदिवासी युवती से दुष्कर्म का आरोप है। राज्य व्यवहार न्यायालय से यह गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। तो राज्य व्यवहार न्यायालय से यह वारंट जारी हुआ है। बताते चले कि हालांकि गिरफ्तारी को लेकर, सुनील तिवारी की गिरफ्तारी को लेकर यह वारंट जारी किया गया है। तो राज्य पुलिस सुनील तिवारी को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि सुनील तिवारी पर आदिवासी युवती से दुष्कर्म का आरोप है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता के बाबूघाट से बिहार के गया जा रही महारानी एक्सप्रेस बस से आर्मी इंटेलिजेंस ने भारी मात्रा में बम बरामद किया है। यात्री बस में बम होने की सूचना मिलने पर पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस ने बस का पीछा कर कुल्टी थाना की मदद से झारखंड सीमा पर डीवोडी के पास बस को रोककर तलाशी ली गई और बस से भारी मात्रा में देसी बम बरामद किया गया है। इसके बाद बस के चालक, खलासी और कंडक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पानागढ़ आर्मी इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के अनुसार बस में काले रंग के बैग में देशी बम छिपाकर रखा हुआ था और इसे बिहार ले जाने की तैयारी थी। बम वाले बैग में एक कागज भी मिला है जिसमें बम किसके पास भेजा जा रहा था उसका नाम भी लिखा हुआ है और इसके साथ ही बमों का रेट भी लिखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि बम वाले बैग में कागज भी मिला है, उस कागज में कोड वर्ड लिखा हुआ है। उस कागज में लिखा हुआ है कि एक बम की कीमत 1000 रुपए है। बैग में कुल 30 बम थे जिसकी कीमत 30,000 रुपए लिखा हुआ है। वहीं 5,000 रुपए एडवांस जमा होने की बात भी लिखी है। बैग सहित सभी बम को कुल्टी थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है। तमाम राजनीतिक गतिरोध के बावजूद भी देवघर एम्स ओपीडी का मंगलवार को उद्घाटन हो गया और आज से देवघर एम्स ओपीडी में चिकित्सा परामर्श शुरू कर दिया गया है। सुबह से ही लोग एम्स गेट पर पहुंच गए हैं और पहले दिन होने के कारण व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में समय लगा और 9 बजे के पहले मरीजों को ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश मिला और पहले ही दिन लंबी कतार देखी गई। लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और पहले ही दिन ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी कतार देखी गई। हालांकि कुछ लोग इस तरह की व्यवस्था से नाखुश भी दिखे, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि देवघर एम्स में इनका बेहतर इलाज होगा और इन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी सर, क्या सुविधा लगता है कि बढ़िया मिलेगा इस तरह का? अभी तो कोई सुविधा नहीं दिख रहे हैं। हाँ, आगे गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अपने लोकसभा को 75 योजनाओं की सौगात देंगे और 1 साल के अंदर 75 गांव में रात्रि निवास करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वहीं गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं और उस सांसद ने कहा आजादी हमें बड़े ही कुर्बानी के बाद मिली है। आज हमारा भारत आजादी के 75वें साल में पहुंच चुका है और उसे यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं की शुरुआत करने वाली है, जिसमें मुख्य रूप से एक सांसद होने के नाते अपने गोड़ा लोकसभा क्षेत्र में 75 योजनाओं की सौगात देंगे। है कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने हिसाब से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो है आज़ादी के लिए गोली खाई, लाठी खाई, मृत्यु हो गई, जेल गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आज़ादी आएगी। आज़ादी आ गई और अब 75 साल पूरा होने को है। 75 साल पूरा हो गया, मतलब उसका ये साल पूरा होने वाला 2022 में। तो अभी से उसका जश्न हम लोगों ने चालू कर दिया है। तो हमने 2 चीज़ें तय की हैं कि आज़ादी के 75 साल में हम 75 सौगात देंगे अपनी गोड्डा लोकसभा को। उसकी शुरुआत कल हमने कर दी। पहली सौगात एम्स का ओपीडी चालू होगी और दूसरा, हम इस साल भर में 75 गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। वहां के लोगों की समस्याओं के साथ रहेंगे, दुख सुख में उसके भागीदार होंगे और वहां की जो समस्या है, गाँव की समस्या। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव को लेकर केंद्र ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को 2 नए तोहफे दिए हैं। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गोड्डा को 2 प्रोजेक्ट में शामिल किया है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने गोड्डा लोकसभा के रास्ते 2 नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। निशिकांत दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले प्रोजेक्ट में रक्सौल से लेकर हल्दिया पोर्ट तक 700 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो कि 6 लेन की होगी, गोड्डा के कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इसकी लागत तकरीबन 54,000 करोड़ रुपए होगी। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत पटना से कोलकाता को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर होगी और इसके ऊपर 21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सांसद ने कहा यह दोनों ही प्रोजेक्ट इनके लोकसभा इलाके से होकर गुजरेगी, जिससे अब कोलकाता और पटना की दूरी घंटों में तय हो सकती है। जी का, नितिन गडकरी जी का और
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो वहाँ के हैं नितिन नवीन, मेरे छोटे भाई, उन सभी के प्रति हम शुक्रगुजार हैं, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि नेपाल को जो है पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए थी। तो रक्सौल से जो हल्दिया पोर्ट जाएगा 700 किलोमीटर का, वो मेरी लोकसभा में वो सरैयाहाट, नोनीहाट होते हुए, दुमका होते हुए वो क्रॉस करेगा और वो पानागढ़ जाएगा। ये 54,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 6 लेन का प्रोजेक्ट होगा। फिलाचे में फादर स्टेन स्वामी न्याय मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 28 अगस्त को जब कन्वेंशन के बारे में जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की तानाशाही नीति के बारे में बताया गया कि साथ ही कहा गया कि श्रम कानूनों को खत्म कर 4 श्रम संहिताओं में जबरन बदलने और किसान विरोधी 3 काले कृषि कानून को जबरन पारित कर कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों को सौंपने का केंद्र सरकार काम कर रही है। आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हमले तेज कर दिए गए हैं और उसके खिलाफ उठने वाले असहमति की आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी, गैर कानूनी गतिविधि निवारण कानून और देशद्रोह कानून सहित कई दमनकारी कार्य कानूनों का प्रयोग करते हुए मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डालने का काम कर रही है। पूरे देश के अंदर में जो डेमोक्रेसी का पोल गिराना चाहिए दादा, बड़ा सवाल पैदा करता है। पूरे देश के अंदर में जो डेमोक्रेसी का पोल खर्च करता है, उनके ऊपर में जिस तरह से यूएपीए का गलत इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है, और उसी के तहत फादर स्टेन स्वामी को भी उसका एक हिस्सा बनना। जमशेदपुर पूर्व के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने पूर्व की रघुवर दास की सरकार और वर्तमान हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार तो सरकार होती है, पहले ही की सरकार हाथी उड़ा रही थी तो यह सरकार हाथी पर बैठकर मदमस्त है। ये बातें विधायक सरयू राय ने 1 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे पर कही और जहां वे बोकारो परिसदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में भी खनिज से संबंधित मामले में गड़बड़ी की जा रही है। उनको भी मैंने उठाया है कि आपकी सरकार में नई कौन सी ऐसी बात हो रही है माइंस के क्षेत्र में जो नियम कानून के खिलाफ हो रही है, उसको भी मैंने उठाया, दिखा उनको भी। और कभी कभी लगता है कि सरकार सरकार होती है। एक सरकार हाथी उड़ा रही थी और एक सरकार हाथी पर बैठ के मदमस्त हो जाएगी, तो दोनों तो जनता को तो भोगना ही पड़ेगा ना। मेरी सरकार है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कम से कम इतना है कि बात सुनते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, निर्णय पर पहुँचे। जाते मैं कहूँगा कि हमने कितने मामले इस सरकार में उठाया है, उन मामले में या तो सरकार बता दे कि मैं सही नहीं हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को लेकर सरकार गंभीर है और इस बिल को लागू करने के लिए राज्य सरकार इस विधानसभा सत्र में कानून भी ला सकती है। वहीं इस एक्ट का समर्थन करते हुए आईएमए के डायरेक्टर शंभू प्रसाद ने इस बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस बिल के आ जाने के बाद अस्पताल में असामाजिक तत्वों का हंगामा देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल अक्सर यह देखने को मिलता था कि मरीज के मौत के बाद परिजनों की तरफ से अस्पताल में हंगामा किया जाता है और इस बिल के पास हो जाने से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। वहीं लोग इस बिल का कई समाजसेवी विरोध कर रहे हैं और उनका आरोप है कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो डॉक्टरों और नर्सिंग होम की मनमानी बढ़ जाएगी। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लाने का जरूरत क्यों पड़ा? ऐसा है कि पूरे विश्व का एक डाटा बताता है कि जो भी वर्क प्लेस वायलेंस होते हैं उसमें 80% हेल्थ केयर वर्क प्लेस पर होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, एक और डाटा है कि हेल्थ केयर वर्कर अपने लाइफ में 36% हेल्थ केयर वर्कर कभी न कभी वायलेंस का शिकार होते हैं। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके में अपराधियों ने एक मोबाइल शोरूम को अपना निशाना बनाया। चोरों ने इस दौरान दुकान से करीब 40 लाख रुपए कीमत की मोबाइल सहित 1 लाख कैश की चोरी कर ली। सुबह जब दुकान के मालिक ने दुकान खोला तो उसने दुकान से मोबाइल और कैश गायब पाया। वही जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
देवघर के जिला खनन पदाधिकारी जसीडीह पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर जसीडीह इलाके के अलग अलग बालू घाटों पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार खनन विभाग को खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जसीडीह थाना क्षेत्र के दरवाडीह घाट पर से एक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। खनन विभाग और जसीडीह थाना पुलिस को आते देख ट्रैक्टर चालक मजदूर वहां से भाग खड़े हुए, जिसके बाद ट्रैक्टर को जब्त कर जसीडीह थाना लाया गया, जहां एनजीटी के तहत इस पर कार्रवाई की जा रही है। मौजा में जो अजय नदी स्थित घाट है, वहाँ पे आज सूचना मिला था कि कुछ ट्रैक्टर्स जो है नदी में लगे हुए हैं। इसी की सूचना में जांच किया गया तो एक ट्रैक्टर जो है नदी किनारे पाया गया, जिसमें लगभग 50 CFT बालू था, उसे थाना में लाया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। और लगातार इस तरह से कार्रवाई जारी है। पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है और आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। जहाँ भी सूचना प्राप्त होगी वहाँ कड़ी कार्रवाई। चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र के पंदनी गांव में SBI ग्राहक सेवा केंद्र यानी CSP के संचालक नगीना सिंह से 3 बाइक सवार लुटेरों ने हथियार के बल पर संचालक से 1,30,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं लूट के बाद ग्रामीणों ने एक लुटेरों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 दूसरे लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस तीसरे लुटेरे की तलाश में जुटी है। अभी तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा वेट करें। और बहुत ही परिचय बनाते हुए वो बोला कि मेरा पन्नी घर है और पन्नी से अपना शटर ऑन किया। मेरा जो काउंटर है वो शटर ऑन किया। और लोहरदगा जिले में शहरी क्षेत्र के साइडिंग स्थित हिंडाल्को कंपनी की बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में एक मजदूर की मालगाड़ी रेल से कटकर हुई मौत के बाद हंगामा मच गया। मजदूर की मौत के बाद नाराज लोगों ने उसके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की और साथ ही मांग नहीं माने जाने पर काम ठप करने की चेतावनी दी। और बार बार हो रहे इस प्रकार की लापरवाही को लेकर इंटॉक यूनियन, कांग्रेस पार्टी सहित दूसरे संगठनों ने हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने का ऐलान किया। कल शाम को 7 बजे हमारे इंटॉक यूनियन के से संबंध मजदूर संदीप उरांव के साथ हुआ, वो अत्यंत ही दुखद है। लोहरदगा रेलवे साइडिंग पर एक अनहोनी घटना घटी है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश प्रभारी कमला देवी पाटले ने रांची के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के दलितों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मोदी सरकार जिन्होंने देश के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो विश्वास में रखकर देश की राजनीति करते और सबको साथ लेकर सबका विकास हो, ये उनका सोच आज बनी है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं या बड़े बड़े मुद्दा बनाकर देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव दिल्ली से रांची लौटने के बाद एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया कि निजी स्कूल की पीड़ा को लेकर दिल्ली में आयोजित महाधिवेशन में शिरकत करने गया था। झारखंड में भी कई निजी विद्यालयों की माली हालत खराब है। शिक्षा मंत्री से बातचीत कर निजी स्कूलों को मदद पहुंचाई जाएगी। वह दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि RPN सिंह से औपचारिक मुलाकात हुई है, संगठन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। गढ़वा के धुरकी प्रखंड में इन दिनों अपराधियों का आतंक जारी। हालांकि खुस्तर अंसार इस इलाके के लिए सिर दर्द बन गया है। योजनाओं में लेवी अपहरण, फायरिंग करना या गाड़ियों को आग के हवाले करना नियति बन गई है। खुस्तर के चलते यहाँ के ग्रामीण परेशान है, लेकिन अब ग्रामीणों को इस अपराधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने उसने रोड में जो काम चल रहा है उसमें रुकावट डाला, किसी इंजीनियर को किडनैप किया और उसके बाद अन्य मामला उसका आया जो गाड़ी जलाने में और कोई भी उसमें जो आपराधिक कार्य करता है उसका काम रहने वाला है, वो खाला का रहने वाला है। आवेदन बनाया है जो कि खुस्तर अंसारी अपराध है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए और सभी ग्रामीण हम लोग राजधानी रांची में लालपुर थाना क्षेत्र स्थित BIT एक्सटेंशन के पास एक युवक का
अपहरण कर लिया गया युवक का नाम राजेश मुंडा और उसके पिता का नाम मोहन मुंडा है। राजेश मुंडा के परिवार वालों ने लालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने कहा अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 1 करोड़ रुपए की मांग की है। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रांची से वाराणसी वाया डाल्टनगंज गढ़वा रोड पर अब सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी। पलामू के पड़वा मोड़ से झारखंड यूपी सीमा के विडमगंज तक जल्द ही 4 लेन सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। स्वीकृत हो चुका है। गड्ढों को भरा जाएगा और उसके ऊपर से एक लेयर अलकतरा का बिछा करके पक्की सड़क बनाई जाएगी और कुछ दिनों के बाद इसकी स्वीकृति हो चुकी है 4 लेन बनाने की, तो 4 लेन बनाने का भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और आप बोकारो के बेरवो में पिछड़ी की कभी पहचान बड़का तालाब हुआ करती थी, लेकिन अब तालाब पर जलकुंभी का कब्जा हो गया है। तालाब की वर्षों से सफाई नहीं हुई है, लिहाजा पूरा तालाब जलकुंभी से ढक गया है। देवघर डीटीओ की अगुवाई में जसीडीह के टावा घाट इलाके में भारी वाहनों की सघन जांच की गई और इस दौरान मौके तले 8 हाईवा को पकड़ा गया, जिनमें से 3 हाईवा को जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया, जबकि 5 भारी वाहनों को जब्त किया गया है और जब्त वाहनों पर एमवीआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। देवघर और डीटीओ देवघर और उनकी टीम तथा जसीडीह थाना के पुलिस पदाधिकारी और जो पीसीआर टीम है उनके सहयोग से कल वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया था जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।